अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज अलसुब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके नतीजे में इजरायली हलाक भी हुए। 14 की तादाद बताई जा रही है, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और इस हमले में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, इन तमाम का जो है वो इस्तेमाल भी किया है। आज हमने ये भी देखा है कि उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, अब्बास इराक्ची साहब, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले किए जा रहे हैं वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हैं और ईरान अपने दिफा का हक़ रखता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस पूरे इजराइल ने जो अटैक किए हैं ईरान पर, इसमें मुलव्वस है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 60% से ज़ायद जो अफजूदगी है यूरेनियम की, उसका अमल भी वो जारी रखेंगे। एक और बात जो हमने देखी वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की जानिब से किसी किस्म का भी अमेरिका पर हमला किया गया तो भरपूर तरीके से अमेरिका जवाब देगा, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने कहा कि जो इस किस्म का जवाब होगा जो कि पहले कभी नहीं देखा गया होगा। आज एक और इसी पूरी डेवलपमेंट में जो इजराइल ईरान जंग है उसमें, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो राब्ते भी कर रहे हैं, ऐसे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो राब्ता हुआ ईरानियन प्रेसिडेंट से, उसमें उनकी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उसके बाद ये बताया गया कि न सिर्फ उन्होंने मज़म्मत की है कि ईरान की जो सॉवरेनिटी और उसकी जो खुद मुख्तारी पर हमला किया गया, बल्कि साथ ही उनका ये भी कहना था कि पूरी मुस्लिम दुनिया ईरान के इस वक्त साथ खड़ी है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इजराइल की जानिब से ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है और जो जवाब जो शायद उनके लिए एक सरप्राइज़ था ईरान की जानिब से दिया जा रहा है, क्या इजराइल अब ये चाहता है कि अमेरिका इस जंग का हिस्सेदार बने, या अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग का फ़ौरन ख़ात्मा होना चाहिए? इसी पर बात करते हैं। इन फोकस हैं कामरान बुखारी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर कामरान बुखारी। एक ऐसे मौके पर जब ईरान एक जौहरी मुआहदे के हवाले से टॉक्स में था, उस वक्त इजराइल की जानिब से यह हमला करना, बहुत से जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि ये इसलिए किया गया कि ताकि ईरान को उस लेवल तक लाया जाए जहाँ पर जिस किस्म का मुआहदा चाहता है उस किस्म का मुआहदा कराने में कामयाबी हासिल हो। लेकिन ये जो ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं इजराइल पर, वो बहुत से लोग कहते हैं कि एक सरप्राइज़ एलिमेंट है। डू यू एक्चुअली फील नाउ कि ये वक्त है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग का हिस्सा बने, और अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग का फौरी तौर पर इस वक्त ख़ात्मा होना चाहिए? जी नादिया, शुक्रिया। तो देखें, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली तो बात यह है कि जो अमेरिका और इज़राइल नेसेसरली एक पेज पे नहीं है। ये एक बड़ा मिसनोमर है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, मुस्लिम दुनिया के अंदर। ये एक जो है ना, यूँ समझिए कि एक आम तासुर है। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका और इज़राइल एलाइज हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। अमेरिका पूरे खित्ते को देख रहा है अपने ज़ाविये से और अपने स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव से कि वो दुनिया से रिट्रेंच करना चाह रहा है, ख़ास तौर पे ये इंतज़ामिया। तो इसलिए उसको मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स करनी है। अब जब डील्स करनी है ईरान जैसे मुल्क के साथ, तो फिर इज़राइल को भी खदशा है, अरब ममालिक को भी खदशा है। आप उन बयानात को साइड पे रख दीजिए, वो तो एक परफॉर्मा होते हैं कि जी पूरी मुस्लिम दुनिया उनके साथ खड़ी है। सवाल ये उठता है कि एक्चुअली क्या होगा। तो बयान तो प्लेस होल्डर्स होते हैं। तो रियलिटी ये है कि अमेरिका एक डील करना चाह रहा है, लेकिन वो डील उसके एलाय को उस तरीके से काबिल कबूल नहीं है। तो बात आके रुकी है कि 0% इनरिचमेंट, जब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से 0% इनरिचमेंट कैपिचुलेशन है, तो वो जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने, ईरान ने शायद ये भी मिसकैलकुलेट किया कि ये सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये फॉरएवर वॉर्स नहीं चाहता। इसका जो मागा बेस है वो जंगें नहीं चाहता, तो जंग नहीं होगी और इजराइल को जंग करने से अमेरिका रोकेगा। तो ये उनका तासुर था, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। और उस क्योंकि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते के शुरू में अपना बयान बदल दिया था, जो पब्लिक स्टेटमेंट था। उस वक्त तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि इजराइल जो है कोई हमला करे। लेकिन मंडे को उन्होंने बेसिकली ये चेंज किया अपना जो पब्लिक स्टैंस था कि मुझे नहीं लगता कि डील होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल हमला कर दे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कोई डील होगी।
تو بات یہ ہے کہ دیکھیں 0% انریچمنٹ پہ وہ مان نہیں رہے تھے، اور امریکہ نے کہا کہ اچھا چلو، اس وقت تو وہ نہیں مان رہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اسرائیل ان کے اوپر کارروائی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے ایران کہ میں جو ہوں کو بلف کر رہا ہوں، اور وہ میری بلف کو کال کر رہے ہیں. اوکے. تو اس کی جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، انہوں نے جو ایک قدغن لگائی ہوئی تھی اسرائیل کے اوپر، اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کارروائی کریں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایران بی ان دا موڈ ٹو ٹاک. تو اوکے. اب ہم اس کارروائی کے درمیان میں ہیں. تو اوکے ٹھیک ہے، جو آپ نے بڑے اس کو مفصل طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن اگر وہ قطغن جو تھی اس سے انہوں نے اپنا ہاتھ اگر اٹھا لیا، تو پھر اب اس کو روکنے کے لیے کیا امریکہ پریشرائز کر سکتا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پر اس پورے ٹرم کے اندر اب تک he's portrayed himself as that. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ جو ایران کے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ گو کہ وہ نہیں چاہتے کہ خطے میں مختلف ممالک تک یہ پھیلے، لیکن ایران اپنے دفاع کے لیے اگر یہ پھیلے گی تو it's gonna continue with it. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں ایرانی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ایمپیتھیٹک انالیسس لگائیں کہ ایرانی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ دیکھیں اب ان پہ حملہ ہو چکا ہے، ان کے بہت سارے لیڈر مارے جا چکے ہیں. اسرائیلی ایئر فورس نے ایئر سپیریورٹی، ایئر ڈومیننس جو ہے ایران کی فضا میں قائم کر دی ہے. کوئی ان کو وہاں سے مزاحمت نہیں ہو رہی ان کے حملوں کو. جوابی کارروائی ضرور ہو رہی ہے جو ہم گزشتہ 2 راتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس سے نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے، لیکن ایرانی پوزیشن کمزور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ظاہر ہے جوں کا تو اس وقت میز پہ نہیں آئیں گے نا، مطلب اس سچویشن سے سیدھا میز تک تو نہیں آنا. ایران نے آنا ہے میز پہ، الٹیمیٹلی میز پہ آنا ہے، کیونکہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. لیکن دے ہیو ٹو انجینئر وہ راستہ کہ جس سے وہ اپنی فیس سیونگ بھی کریں، کچھ لیوریج کے ساتھ آئیں، گو کہ ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چیز اب دیکھنا باقی ہے. اور آئی تھنک کہ جو ہے یہ اگر ایران آمادہ ہو جاتا ہے کسی پوائنٹ کے اوپر، ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا، ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی تو ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب جو ہے نقصان ان کا زیادہ اگر ہو گیا تو ان کو آنا ہے. وہ یہ ریجیم کے لیے بالکل مشکل ہے، ایران کی جو اسلامک ریپبلک ریجیم ہے اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ بیسکلی ہتھیار ڈال دے. اس کی کریڈیبلٹی ویسے ہی نہیں ہے، عوام اس کے جو ہے کہ اس سے اختلاف کرتی ہے، جو ہے سخت نفرت کرتی ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ پورے کے پورا شیرازہ بکھر جائے، اور ان کو اندرونی طور پہ بہت بڑی چوٹ پڑی ہے ان فضائی حملوں سے. سو دے ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ ٹیبل. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ول کنیٹک بیٹل سپیس جو ہے کیا وہ اپنی ہی کوئی جو ہے مطلب لاجک اختیار کر جائے گا اور حالات بے قابو ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں سے آف ریمپ لیا جا سکتا ہے. اوکے. تو یہ جو آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ دیکھیں بیان کو چھوڑ دیجئے کہ پورے مسلم دنیا ایک ساتھ ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ریئلی وانٹ، کیونکہ جب سعودی ولی عہد کی جانب سے یہ بیان آیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم دنیا سے بڑا کچھ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، بٹ گلوبل ڈیسیشن میکنگ میں ان کا اتنا عمل دخل ہے نہیں. دو دے ہیو کم ایز آئی وڈ سے کہ مڈل پاورز کے طور پر، کہ جہاں پر مختلف ممالک کے درمیان ڈیلز کو بروکر ضرور کرتے ہیں، بٹ اپنے اعلائے کے کہنے پہ کرتے ہیں. سو سعودی ولی عہد کا یہ بیان کہ ایران کے ساتھ پوری مسلم دنیا کھڑی ہے، مذمت بھی کر رہے ہیں وہ اس کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف اسرائیل نے جو کیا، ہاؤ ڈو یو ڈی کوڈ دس ایکچولی؟ بہت اچھا سوال ہے، اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا وہ مڈل پاور کا، کہ سعودی عرب ایک مڈل پاور ہے، اور مڈل پاورز کے پاس کچھ طاقت ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، اور ان کو گریٹ پاورز کے تحت رہ کے ہی کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ان کا کیا امپیریٹو ہے سعودی عربیہ کا، جو ان کا یہ ہے کہ بھائی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خام تیل کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کرتے ہیں، پورا ان کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، خطے کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو پھر ان کی باٹم لائن ہٹ ہوتی ہے. صحیح. پھر یہ ہے کہ وہ کوئی اسرائیل کے الائز تو ہے نہیں ہیں، اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن ان کو ایران سے بھی خطرہ ہے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ پکچر ہے. اس کمپلیکیٹڈ پکچر میں آپ کو پبلک میسیجنگ جو ہے پھر عوام کے سینٹیمنٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یعنی
सऊदी अवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं और फिर खित्ते के अंदर अवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं जो कि इस वक्त इसराइल के सख्त खिलाफ हैं। तो आपको उनको भी केटर करना है, तो ही इज वॉकिंग अ वेरी फाइन लाइन ओवर हेयर, और अच्छा। एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं एमबीएस। और मैं समझता हूं कि वो भी अपने पसे पर्दा कोशिश कर रहे होंगे कि वो अपने असर रसूख के तहत इसराइल और अमेरिका को कहें कि यार इसको ज़्यादा देर ना चलने दें, कुछ करें। और वो ईरान के साथ भी उनका एक चैनल है, गो कि वो शदीद इख्तलाफात हैं दोनों मुल्कों के अंदर, लेकिन उसको भी यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर ही इज़। ओके, दो चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे, क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग अब एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कई जय्यद ऐसे तज्जिया निगार हैं जो कहते हैं, और मैं बात कर रही हूँ मगरबी तज्जिया निगारों की, वो ये कहते हैं कि इस वक्त ईरान के जो रिटेलिएशन आई, दैट केम एज अ सरप्राइज टू इजराइल एज वेल एज द यूएस, और इस वक्त जो इनकी मदद की जा रही है वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, जो हम तज्जिया निगारों की दुनिया है ना, तो हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस होती है, कुछ हमारे अपने एनालिसिस होते हैं, कुछ हमारे स्टैंडिंग नेट असेसमेंट्स होते हैं जो शायद शुरू से ही सही नहीं होते, और जो है वो या वो आउटडेटेड हो चुके होते हैं। तो मैं जो है इसको आई वुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो देखें, हैरान कौन हुआ है? हैरान तज्जिया निगार हुए हैं ना। लेकिन आपको अमेरिका का तो नहीं पता कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जो इसको बारीकी से वॉच कर रही है। मैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। सही। क्या उनको हैरत हुई है? क्या इसराइल की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को हैरत हुई है? उनको तो पहले से पता था। देखें, मूवमेंट शुरू हो गई थी ना, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है अपने लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रखेंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो है कि बहुत बड़ा को हमला आ सकता है। इसी तरीके से अमेरिका ने अपने लोगों की, अपने एसेट्स की नकल मकानी की है। तो इससे यही साबित होता है कि वो हैरत में नहीं है, उनको पता था कि ये आना है। सिर्फ ये नहीं पता था, मतलब पूरी तरीके से इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंस जो है एक एक हद तक होती है उस क्रेडिबल। तो इन द एंड यू बेसिकली गेम इट आउट बेस्ड ऑन द लीस्ट अमाउंट ऑफ डाउट। ओके। तो वो आप तो उस हिसाब से चलते हैं। आई डोंट थिंक हैरत हुई। अगर किसी कोई तज्जिया निगार कह रहा है कि उसको हैरत हुई है, तो आई डोंट थिंक दे स्पीकिंग फॉर ईदर द इजरायली गवर्नमेंट और द अमेरिकन गवर्नमेंट। लेकिन इसराइल के अंदर जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नेतन्याहू, उनके लिए कहते हैं कि अब एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, क्योंकि तेल अवीव के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमले ईरान के जा रहे हैं, वहाँ नुकसानात भी हो रहे हैं। हैफा के अंदर हुआ, और एक ऑलरेडी जहाँ पर उन्होंने एक फ्रंट तो गज़ा के साथ खोला हुआ है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। तो आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर हिम डोमेस्टिकली? जो मैं समझा हूँ, जो मैं मतलब जो है इजरायली कॉलीग्स के साथ मेरी बातचीत होती है, जिनके पास कुछ इंसाइट्स होती हैं, तो मैं तो यही अंदाज़ा लगा सका हूँ कि देखें, जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं, वो शुरू से ही बड़ी एक मुश्किल पोजीशन में थे। तो एक तो ये था कि वो हमास के हमले से पहले उनके खिलाफ रोज़ाना जो है मुजाहरे हो रहे थे, और उनकी हुकूमत खासी गैर मकबूल थी। जब हमला हुआ, वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर और अपना नुकसान हुआ कि भाई ना सिर्फ आप एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाह रहे हैं, मैं आपको आवाम की व्यू बता रहा हूँ, इजरायली आवाम की, ठीक। तो बल्कि आपकी वॉच पे इतना बड़ा हमला हो गया, तो आप तो अपनी जॉब ही नहीं कर रहे। आपकी हुकूमत जो है तो मतलब आपकी पॉलिसियों की वजह से तो ये हमला हुआ है। तो उसको, उस दाग को धोते धोते वो यहाँ आज तक पहुंच गए हैं। तो अब उनका ये है कि फिर ये है कि उनको पता है कि जो है उन अगर ये जंग, जब भी ये जंग खत्म होगी, तो उनका करियर जो है वो अब मजीद आगे मतलब उसके चांसेस बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि उनके खिलाफ कुछ केसेस भी हैं, उनके जो है वो अंदरूनी सियासत कुछ ऐसी है कि वो ज्यादा देर वजीर आजम नहीं रहेंगे। तो वो उनको एक लेगेसी का भी इशू है। तो वो उनकी जो नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन है उसको वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब ये हिजबुल्लाह को शिकस्त दी, असद हुकूमत का तख्ता उलट गया, और अब ईरान के ऊपर जो है वो चाह रहे हैं कि भाई ये ईरान से जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, अगर इसका खतरा टल जाए, तो वो ये कह सकेंगे अपनी आवाम को कि यार मैं जितना भी बुरा था, लेकिन मैं इस मुल्क को, हमारी कौम को मैंने जो है ना उसका दिफा किया, अपनी जो भी मेरी समझ थी, जो भी मेरा तरीकाकार था, सही। लेकिन देखो मैंने क्या अकॉम्प्लिश किया। अब वो इस
कोशिश के दरमियान में है। क्या कामयाब होंगे, अभी कुछ कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। कामरान, लास्ट 30 सेकंड्स आप ये समझते हैं कि देखिए, एक तो वो न्यूक्लियर को ख़त्म करना चाहते हैं कि ईरान को करने में कामयाब हुए, लेकिन क्या वो रजीम को चेंज करवा सकेंगे? रजीम का तख्ता उलट सकता है ईरान में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है नादिया। इसका आसान जवाब ये है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स डालने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक में कामयाबी से रेजीम चेंज नहीं करा पाया, ठीक है, तो इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, महदूद उसके वसाइल हैं, उसकी आपने खुद कहा उसकी फ़ौजें बहुत जगह पे लगी हुई हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसराइल और ईरान के दरमियान, तो कोई ग्राउंड ट्रूप्स तो डाल नहीं सकते अगर उनके पास ट्रूप्स बड़े पैमाने पे होती भी तो उनको पता है कि वो रेजीम चेंज नहीं करा सकते, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि जो अंदरूनी तौर पे एक एवोल्यूशनरी रेजीम चेंज का सिलसिला 10-12 साल से चला आ रहा है। मेरी रिपोर्ट आई थी पिछले साल अप्रैल के अंदर इसके ऊपर मुफस्सल किस्म की, जिसमें मैंने कहा था कि मिलिट्री डोमिनेटेड स्टेट हम देख रहे हैं और मुल्लाओं की और क्लर्जी की जो है ना ताकत ख़त्म हो जाएगी, ख़ासतौर पर जब खामेनेई रहेंगे, तो वो उस प्रोसेस को वो शायद एक्सेलरेट कर दें। और वो जो उस मुल्क की 2 मुसल्लह अफवाज हैं, IRGC और अर्तेश, तो उसके दरमियान भी वो दरार डालने की मुझे लग रहा है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों को उन्होंने अभी तक टारगेट किया है उन तमाम का तमाम ताल्लुक जो है IRGC से, रेगुलर आर्म फोर्सेस से नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, फुदास ऑन द शो। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो डोमेस्टिकली इस वक्त वफाकी बजट पर और आज के दिन भी आपने देखा कि कमेटी के अंदर काफ़ी बहस भी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और मौजूदा हुकूमत क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी या नहीं? राइट आफ्टर दिस वन।